हेलो एवरीवन, माय नेम इज चारू एंड वेलकम टू इंग्लिश। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर से। तो हमने कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं फर्दर क्वेश्चंस पे। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। तो देखो क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को दे रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग हमने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या है अपने पास। स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। जो वाटर मेम्ब्रेन बच्चों क्या है, क्या बोला है इसने, जो वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होती है वो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड में होती है, ये बोल रहा है। दूसरा देखो, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, प्रोटॉन्स एक्युमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकोइड्स। प्रोटॉन जो है थाइलाकोइड के ल्यूमेन साइड में, ल्यूमेन यानी कि अंदर वाली साइड जो है वहां पर एक्युमुलेट होते हैं, बाहर की साइड यानी कि स्ट्रोमा की साइड एक्युमुलेट नहीं होते, ठीक है। फिर देखो तीसरी स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करके कहाँ भेजता है, टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर। NADP रिडक्टेज, फोर्थ स्टेटमेंट अपने पास, NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है वो कहाँ लोकेटेड है, ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा साइड पर लोकेटेड है। लास्ट स्टेटमेंट है प्रोटॉन्स इंक्रीज इन नंबर इन स्ट्रोमा। प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है कहां पर, स्ट्रोमा की साइड पर, ल्यूमेन की साइड पर, मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों इसमें देखिए स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट अगर देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग कहां पर होती है, मेम्ब्रेन के इनर साइड में होती है, बिल्कुल ठीक, इनर साइड में ही होती है मेम्ब्रेन की, है ना। तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या हो गई, सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रोटॉन्स एक्युमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के अंदर जो ल्यूमेन पार्ट है उसके अंदर प्रोटॉन्स एक्युमुलेट होते हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या है, गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात करें कि NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो कहां पर लोकेटेड है, ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। यहाँ पर अगर बात करें ई वाली स्टेटमेंट की, तो प्रोटॉन्स इंक्रीज इन नंबर इन स्ट्रोमा, प्रोटॉन्स स्ट्रोमा में इंक्रीज नहीं होते हैं, कहाँ इंक्रीज होते हैं, ल्यूमेन के अंदर इंक्रीज होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। एक बार आपको क्लियर करने के लिए और समझाने के लिए फर्दर यहाँ पर देखो केमियोस्मोसिस दिखा रखा है, ठीक है, केमियोस्मोसिस दिखा रखा है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का ल्यूमेन वाला पार्ट है, ठीक है। दिस इज ल्यूमेन जिसके अंदर हाई प्रोटोन है, क्या है, हाई प्रोटोन, एंड दिस इज स्ट्रोमा जिसके अंदर प्रोटोन क्या है, कम है, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटोन क्या है, कम है, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि लाइट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि बिकॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी एक्सेप्टर इज ट्रांसफर्ड टू अ प्रोटोन कैरियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी एक्सेप्टर से कौन किसके पास जाता है, टू अ प्रोटोन कैरियर, ना कि इलेक्ट्रॉन कैरियर पर जाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट ई जो है वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कहाँ पर इंक्रीज होती है, थाइलाकोइड के ल्यूमेन पार्ट में, ना कि स्ट्रोमल साइड में। बात समझ आई हमको, केमियोस्मोसिस दिखा रखा है, ठीक है। NCERT का डायग्राम है, हमने इजीली यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, तो अपनी स्टेटमेंट सही कौन कौन सी हो गई, A, B और D, A, B और D, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पर भी अपने को। स्टेटमेंट वन इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल। जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है इट इज PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और ये कहाँ पर पाया जाता है, इन C4 प्लांट्स की मेसोफिल सेल में ये पाया जाता है। तो इज दिस करेक्ट और नॉट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। स्टेटमेंट टू की अगर बात करें, मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रूबिस्को एंजाइम, क्या बोल रहा है ये कि C4 प्लांट्स के जो मेसोफिल सेल है उनके अंदर रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इज दिस करेक्ट और नॉट। C4 प्लांट्स में जो मेसोफिल सेल है
उनके अंदर रुबिस्को एंजाइम इज एब्सेंट। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बच्चों? करेक्ट है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है? Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? अगर हम बात करें किसकी? एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस। ठीक है, तो केमियोस्मोसिस में जब एटीपी सिंथेसिस होता है तो इनसे क्या चीज नहीं होती? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, थर्ड इज मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, और रिडक्शन ऑफ NADP to NADPH2 on the stroma side of the membrane। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पर जो सिर्फ गलत स्टेटमेंट, ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस विच इज ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन नहीं होता है। हमने क्या पढ़ा है? केमियोस्मोसिस के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट का बेटा क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दीज टू आर आल्सो करेक्ट। क्लियर। ये देखो केमियोस्मोसिस में क्या क्या चाहिए होता है अपने को? ये क्वेश्चन में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। केमियोस्मोसिस में हमको मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना होना चाहिए, और कौन सी एंजाइम चाहिए? एटीपी सिंथेस। एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। ठीक है, एनर्जी की नीड होती है ताकि प्रोटॉन्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या कर पाए? पंप कर पाए, ताकि क्या क्रिएट हो सके? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, अब NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पर लोकेटेड होती है? मेम्ब्रेन के स्ट्रोमा साइड पर। करेक्ट, मेम्ब्रेन के स्ट्रोमा साइड पर, along with the electrons that come from the acceptor electrons of PS1, protons are necessary for reduction of NADP plus to NADPH। तो प्रोटॉन की जरूरत होती है ताकि रिडक्शन हो सके किसका? NADP का, NADP प्लस का टू NADPH। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्लियर हुई बात बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखो ये देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट्स? इनमें से क्या रोल है किसका? वैस्कुलर बंडल का C4 प्लांट में। ठीक है, बंडल शीथ सेल जो कहाँ पाए जाते हैं? C4 प्लांट्स में। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड अराउंड द वैस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट्स? C4 प्लांट्स के वैस्कुलर बंडल के अराउंड में, ठीक है, उनके चारों तरफ कुछ सेल पाए जाते हैं जिनका नाम है बंडल शीथ सेल। उनका फंक्शन क्या होता है? क्या फंक्शन होता है उनका? पहली स्टेटमेंट क्या है? टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे करवाना, या फिर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर इंक्रीज करना ताकि केल्विन साइकिल हो सके। थर्ड क्या है? टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, प्लांट जो है हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके इसलिए। या फिर टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, वैस्कुलर टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होते हैं ताकि वो उनको हाई लाइट इंटेंसिटी से बचा सके। तो इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है हमसे नीट 2022 में, तो बहुत बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं बी और सी स्टेटमेंट में, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा कि बंडल शीथ सेल का यहाँ पर फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के नंबर को इंक्रीज करना ताकि केल्विन साइकिल हो पाए। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपने को भूलना नहीं है बच्चों। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। सोरगम क्या है? सोरगम एक प्लांट है। सोरगम प्लांट में जो पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। ठीक है, मींस जब CO2 का फिक्सेशन होता है सोरगम में तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमने
देखो अगर तुमको याद हो, सोरगम जो है कैसा प्लांट है, क्या ये एक C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, कौन सा प्लांट है? तो सोरगम इज अ C4 प्लांट, सोरगम इज अ C4 प्लांट। अब याद करो C4 साइकिल, C4 साइकिल जरा याद करो। C4 साइकिल में जो पहला CO2 फिक्सेशन, जब CO2 को फिक्स करने वाला जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? पायरुविक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सक्सीनिक एसिड या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो C4 साइकिल में जो CO2 को फिक्स करने वाला पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कौन सा होता है? इट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो सोरगम क्या है, सोरगम एक C4 प्लांट है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन सोरगम के अंदर कौन सा होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो देखो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल में है 3PGA, कौन सा है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पायरुविक एसिड क्या है? पायरुविक एसिड जो है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है ना, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है। और सक्सीनिक एसिड एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, किसके अंदर बनता है? क्रेब्स साइकिल के अंदर बनता है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस में ध्यान में रखने हैं कि कहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो स्टेटमेंट देखो पहली बढ़ते हैं, both ATP and NADPH+H+ are synthesized during non-cyclic photophosphorylation। जो फोटोफॉस्फोराइलेशन कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप का, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक है उसके अंदर एंड प्रोडक्ट्स हमको ATP भी मिलता है और NADPH+H+ भी मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट, स्ट्रोमा लेमेले हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। जो स्ट्रोमा लेमेले है उनके अंदर सिर्फ PS1 पाया जाता है और NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है वो एब्सेंट होती है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। इनकरेक्ट पूछा है, ग्रेना लेमेले हैव बोथ PS1 एंड PS2। ग्रेना लेमेले में PS1 भी होता है, PS2 भी होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो देखो लास्ट स्टेटमेंट क्या है अपने पास, क्या बोल रहा है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 भी पाया जाता है और PS2 भी पाया जाता है। तो दिस इज इनकरेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है, 2 इज एब्सेंट। क्लियर? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नीट 2021 का ये क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये देखो, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डैश टू डैश। अच्छा, लाइट रिएक्शन में जो प्लास्टोक्विनोन है, लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करता है? ठीक है, कहाँ से कहाँ करता है प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? देखो एक बार प्लास्टोक्विनोन कहाँ होता है? केमियोस्मोसिस में। याद करो कहाँ होता है? केमियोस्मोसिस में। ये देखो यहाँ, देखो यहाँ। अच्छा, एक बार यहाँ पे केमियोस्मोसिस देख लेते हैं, रुको जरा। ये देखो, ये देखो प्लास्टोक्विनोन, ये रहा, दिख रहा है। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है? ये देखो PS2 से इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है कहाँ? साइटोक्रोम B6F। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कर रहा है? फ्रॉम PS2 से लेकर कहाँ पर? साइटोक्रोम B6F तक लेकर जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये देखो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम B6F, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये तीनों ही क्या है? तीनों ही इनकरेक्ट। क्लियर? बात समझ आई? डायरेक्टली पूछ लेता है। इट मीन्स केमियोस्मोसिस पूरी याद होनी चाहिए, सारी साइकिल C3 C4 सब याद होना चाहिए अपने को। ये देखो आफ्टर एक्साइटमेंट, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है PS2 से पहले जाते हैं फियोफाइटिन। ठीक है, पहले जो है PS2 से कहाँ जाते हैं? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन की तरफ जाते हैं, फिर फियोफाइटिन से कहाँ जाते हैं? प्लास्टोक्विनोन, और फिर प्लास्टोक्विनोन उनको कहाँ लेकर जाता है बच्चों? साइटोक्रोम B6F। बात समझ आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
इसी बात पर। ये देखो, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अगर रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेशन करता है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में अगर रुबिस्को एंजाइम क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेशन करता है, ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर अपने को कंपाउंड देखने को मिलते हैं या क्या बनता है। अब देखो, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस मानी गई है, जिसमें रुबिस्को एंजाइम जो है क्या करता है, ऑक्सीजनेशन करता है। तो उसमें क्या बोल रहा है ये, किस क्या कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो पूछा है हमसे। तो देखो यहाँ पर देखो, अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन का मैंने डायग्राम ऐड करा था, शायद इसमें है नहीं। तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके अंदर रुबिस्को एंजाइम जब ऑक्सीजनेशन करती है तो होता क्या है, दो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, दो कंपाउंड्स बनते हैं। कौन कौन से, एक मॉलिक्यूल तो बनता है 3 कार्बन कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन कंपाउंड का, और एक मॉलिक्यूल बनता है 2 कार्बन कंपाउंड का। मीन्स यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बनते हैं, एक तो मॉलिक्यूल है जो 3 कार्बन कंपाउंड का है और एक मॉलिक्यूल है 2 कार्बन कंपाउंड का। अब आप मुझे ये बताओगे कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो 3 कार्बन कंपाउंड का बनता है, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो 2 कार्बन कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप मुझे आंसर्स कमेंट में बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे कि कौन सा वो मॉलिक्यूल है 3 कार्बन कंपाउंड का जो बनता है, कौन सा 2 कार्बन का बनता है, ठीक है। कमेंट में आंसर आपको लिखने हैं इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो, इन हैच एंड स्लैग पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। हैच एंड स्लैग पाथवे में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, रुबिस्को, अच्छा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, या फिर अपना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, या फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो देखो बच्चों, हैच एंड स्लैग पाथवे कौन सा पाथवे है, हैच एंड स्लैग पाथवे जो है इट इज अ साइक्लिक पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, जिसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, 3 कार्बन कंपाउंड विच इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको हम PEP के नाम से जानते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल में, ठीक है। तो इट मीन्स हैच एंड स्लैग पाथवे में क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है हमारा, एक 3 कार्बन का कंपाउंड विच इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, मीजोफिल सेल में। फिर बाद में ये PEP कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बाद, ठीक है, यहाँ पर C4 पाथवे दिखा रखा है पूरा, ठीक है, हैच एंड स्लैग पाथवे को ही C4 पाथवे बोला जाता है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, फिर क्या बनता है, 4 कार्बन का कंपाउंड विच इज मैलिक एसिड, ठीक है, विच इज मैलिक एसिड। उसके बाद क्या होता है, ये मैलिक एसिड मीजोफिल सेल से कहाँ ट्रांसफर्ड हो जाता है, टू द बंडल शीथ सेल, ठीक है। अब बंडल शीथ सेल में ये जो मैलिक एसिड है, ये इसका वापस से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ये वापस से ब्रेक डाउन होता है इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये जो 4 कार्बन का कंपाउंड था मैलिक एसिड, ये वापस से ब्रेक डाउन हुआ, एक 3 कार्बन का कंपाउंड बना। और जब ऐसी ये चीज हुई, 4 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन का बन रहा है, इसका ब्रेक डाउन हुआ, तो एक कार्बन रिलीज हुआ इन द फॉर्म ऑफ CO2, एक कार्बन रिलीज हुआ किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ CO2। अब यही CO2 एंटर करता है किसके अंदर, केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है। यही CO2 कहाँ एंटर करता है बच्चों, केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है, जो कहाँ पर है, बंडल शीथ सेल में होती है। और उसके बाद ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये वापस से कहाँ जाता है, वापस से ट्रांसपोर्ट होता है मीजोफिल सेल में। ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है वापस से कन्वर्ट हो जाता है इनटू PEP विच इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये था हमारा C4 पाथवे, ठीक है। कुछ रिवाइज हुआ, थोड़ा समझ आया तुमको, है ना, समझ आया कि नहीं। ये था हमारा C4 पाथवे, इसको एक बार खुद से भी देखना है NCERT से, ठीक है, जहाँ से भी तुमको देखना है वहाँ से देखो, बस रिवाइज होना चाहिए, ठीक है, अपने को रिवीजन चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। अच्छा, इनमें से कौन है ऐसा जो फोटोसिंथेसिस तो करता है बट एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है अपने पास, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया,
नॉस्टॉक, कारा एंड साइकस। तो इनमें से कौन ऐसा है जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता? तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है बेटा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये देखो क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन ऐसा है जो प्रोडक्ट नहीं है किसका? लाइट रिएक्शन का, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होती है, फिर डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान इनमें से लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन नहीं है? एटीपी, NADH, ऑक्सीजन और NADPH। तो मुझे बताओ जरा आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बच्चों? तो देखो एटीपी प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। NADH बनता है या NADPH बनता है? बताओ जरा मुझे। NADH बनता है या NADPH बनता है? तो बच्चों NADPH का फॉर्मेशन होता है। दिस इज इनकरेक्ट। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, with reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? अगर हम बात करें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, है ना। एनसीईआरटी क्लास में दे भी रखा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को फ्लक्चुएट करने वाले, इफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कौन सी में से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट मानी गई है? तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या है? इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plants have much lower temperature optimum। फिर देखो क्या है, टोमेटो क्या है? टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप which can be grown in CO2 enriched atmosphere for higher yield। और फोर्थ क्या है? लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन occurs at 10% ऑफ फुल सनलाइट। तो ये चारों स्टेटमेंट अपने को दे रखी हैं, अब उनको क्या बताना है? इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है बच्चों। इसमें अगर हम स्टेटमेंट देखें तो देखो सारी ही स्टेटमेंट ए जो है, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन फॉर अप टू 0.05%, अगर CO2 कंसंट्रेशन 0.05% तक बढ़ जाए तो वो CO2 फिक्सेशन रेट को इन्हांस कर देती है, बढ़ा देती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें कि C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड्स टू हायर टेम्परेचर, दिस इज इनकरेक्ट। ये क्या है? इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट्स होते हैं बच्चों जो हायर टेम्परेचर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं विद एनहांस्ड फोटोसिंथेसिस। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, फोटोसिंथेसिस का रेट भी इनमें ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर जबकि जो C3 प्लांट्स हैं दे हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो यहाँ पर क्या है? दिस इज, ये क्या है? थोड़ा अपोजिट लिखा हो। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप। टोमेटो एक ग्रीन हाउस क्रॉप है जो ग्रो करी जा सकती है CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में फॉर हायर यील्ड। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। और लाइट सेचुरेशन अगर CO2 फिक्सेशन का देखो, इट अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी क्या है? एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखो नेक्स्ट इज क्या है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। नीट 2017 का क्वेश्चन है कि भाई फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो एक प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है किसके अंदर? C4 प्लांट्स में, C2 प्लांट्स में, C3 और C4 दोनों के अंदर, या फिर C3 प्लांट्स के अंदर। किनके अंदर PEP एक प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर माना जाता है? तो बच्चों C4 प्लांट जो हैं इनके अंदर PEP क्या करता है? CO2 का फिक्सेशन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या माना जाता है? प्राइमरी, क्या माना जाता है? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। क्लियर? और इसके बाद ये आगे चल के क्या बनाता है? जो कंपाउंड बनाता है वो क्या बनाता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, है ना। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C4 प्लांट C4 साइकिल में हमने अभी डिस्कस भी किया था, तो उसमें हमने ये देखा था। क्लियर हुई बात बच्चों? तो इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
कि बाकी अपना एक और पार्ट इस चैप्टर का आएगा क्वेश्चंस का, क्योंकि इस चैप्टर से अब तुम खुद देख लो, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट के अंदर भी और बोर्ड के अंदर भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर देखा जाए नीट के रिस्पेक्ट में और बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में। फिर अगर समझ आ जाते हैं कॉन्सेप्ट एक बार तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बहुत ईजीली आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से अपनी रिविजन जो है और अच्छे से करिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।